बदसूरत बत्तख का बच्चा। डेनमार्क में गर्मी का मौसम था और हालांकि साल के ज्यादातर समय ये देश समतल और बदसूरत दिखता था, लेकिन अब ये सुंदर था। गेहूं पीला था, जई हरे थे, घास सूखी और लुढ़कने में स्वादिष्ट थी, और पुराने खंडहर घर से लेकर नहर के किनारे तक, जहां कोई नहीं रहता था, बड़े बड़े बरडॉक का जंगल था, इतना ऊंचा कि बच्चों का एक पूरा परिवार उसमें रहता और कभी पता नहीं चलता। इन्हीं बरडॉक के नीचे एक बत्तख ने अपने लिए एक गर्म घोंसला बनाया था, और वह पूरे दिन 6 सुंदर अंडों पर नहीं बैठी रहती थी। उनमें से 5 सफेद थे, लेकिन छठा, जो बाकी अंडों से बड़ा था, बदसूरत भूरे रंग का था। बत्तख हमेशा उस अंडे को लेकर हैरान रहती थी, और यह कैसे बाकी अंडों से इतना अलग हो गया। दूसरे पक्षी सोचते होंगे कि जब बत्तख सुबह और शाम को अपने पैरों को फैलाने के लिए पानी में उतरती होगी, तो कोई आलसी माँ निगरानी कर रही होगी और उसने अपना अंडा घोंसले में डाल दिया होगा। लेकिन बत्तखें बिल्कुल भी चतुर नहीं होती हैं और गिनती करने में तेज नहीं होती हैं, इसलिए इस बत्तख ने इस मामले के बारे में खुद को परेशान नहीं किया, बल्कि बस इस बात का ध्यान रखा कि बड़ा अंडा बाकी अंडों जितना ही गर्म रहे। ये बत्तख द्वारा दिया गया पहला अंडा था, और शुरू में वह बहुत खुश और गर्वित थी, और दूसरी माताओं पर हंसती थी, जो हमेशा एक दूसरे के साथ गपशप करने या सुबह और शाम को 2 बार तैरने के अलावा थोड़ी अतिरिक्त तैराकी करने के लिए अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करती थीं, जो स्वास्थ्य के लिए आवश्यक थे। लेकिन अंततः वह पूरे दिन वहां बैठे बैठे थक गई। निश्चित रूप से अंडे सेने में पहले से ज्यादा समय लगता है, उसने खुद से कहा, और वह थोड़ा मनोरंजन भी चाहती थी। फिर भी वह जानती थी कि अगर उसने अपने अंडों और उनमें मौजूद बत्तखों को मरने के लिए छोड़ दिया तो उसके कोई भी दोस्त उससे फिर कभी बात नहीं करेंगे, इसलिए वह वहीं रहने लगी, दिन में कई बार केवल ये देखने के लिए अंडों को खोलकर देखती कि कहीं उनके छिलके टूट तो नहीं रहे हैं। शायद यही कारण था कि वे जल्दी नहीं टूटते थे। उसने कम से कम 150 बार अंडों को देखा था। जब उसे खुशी हुई, उसने उनमें से 2 पर एक छोटी सी दरार देखी, और वापस घोंसले में भागते हुए उसने अंडों को एक दूसरे के करीब खींच लिया, और उस पूरे दिन के लिए कभी नहीं हिला। अगली सुबह उसे पूरे 5 अंडों में दरारें देखकर पुरस्कृत किया गया, और दोपहर तक 2 छोटे पीले सिर खोल से बाहर निकल रहे थे। इसने उसे इतना प्रोत्साहित किया कि अपनी चोंच से खोल को तोड़ने के बाद, ताकि छोटे जीव उनसे मुक्त हो सकें, वह पूरी रात घोंसले पर स्थिर बैठी रही, और सूरज उगने से पहले 5 सफेद अंडे खाली हो गए, और 10 जोड़ी आंखें हरी दुनिया को देख रही थीं। अब बत्तख को सावधानी से पाला गया था, और उसे गंदगी पसंद नहीं थी, और इसके अलावा टूटे हुए गोले बैठने या चलने के लिए बिल्कुल भी आरामदायक चीजें नहीं हैं, इसलिए उसने बाकी के गोले किनारे पर धकेल दिए, और बड़े अंडे से बच्चे निकलने तक किसी से बात करने में प्रसन्नता महसूस की। लेकिन दिन ब दिन बीतते गए, और बड़े अंडे में टूटने के कोई संकेत नहीं दिखे, और बत्तख और अधिक अधीर होती गई, और अपने पति से सलाह लेने की इच्छा करने लगी, जो कभी नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या गड़बड़ है, बत्तख ने अपने पड़ोसी से बड़बड़ाते हुए कहा, जो उससे मिलने आया था। इसमें जितना समय लगा, मैं उतने समय में 2 बच्चे पैदा कर सकती थी। मुझे इसे देखने दो, बूढ़े पड़ोसी ने कहा। मैंने भी यही सोचा था, यह एक टकी का अंडा है। एक बार जब मैं छोटा था, तो उन्होंने मुझे धोखा देकर टकी के अंडों के झुंड पर बैठा दिया था, और जब वे अंडे से निकले तो वे जीव इतने मूर्ख थे कि कुछ भी उन्हें तैरना नहीं सिखा सका। जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे धैर्य नहीं रहता। ठीक है, मैं इसे एक और मौका दूंगी, बत्तख ने आह भरते हुए कहा, और अगर ये अगले 24 घंटों में अपने खोल से बाहर नहीं आती है, तो मैं इसे अकेला छोड़ दूंगी और बाकी सभी को ठीक से तैरना और अपना भोजन खुद ढूंढना सिखा दूंगी। मुझसे वाकई एक साथ 2 काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए उसने अंडे को घोंसले के बीच में धकेल दिया। अगले दिन वह पूरे दिन बैठी रही, सुबह का नहाना भी छोड़ दिया, इस डर से कि कहीं ठंड का झोंका बड़े अंडे को न मार दे। शाम को जब वह झांकने की कोशिश करती है, तो उसे लगता है कि उसने खोल के ऊपरी हिस्से में एक छोटी सी दरार देखी है। उम्मीद से भरकर वह अपने काम पर वापस चली गई,
हालांकि वह पूरी रात उत्तेजना के कारण सो नहीं पाई। जब वह पहली किरण के साथ जागी तो उसने महसूस किया कि उसके नीचे कुछ हलचल हो रही है। हाँ, आखिरकार वह वहां था, और जैसे ही वह आगे बढ़ी, एक बड़ा अजीब पक्षी सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि यह बदसूरत था, यहाँ तक कि माँ को भी खुद को ये स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसने केवल इतना कहा कि यह बड़ा और मजबूत था। जब तुम पानी में उतरोगे तो तुम्हें किसी भी तरह की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी, उसने उसे बताया। उसकी पीठ पर गहरे भूरे रंग की परत और उसकी लंबी नंगी गर्दन को देखकर आश्चर्य हुआ। और वास्तव में वह नहीं था, हालांकि वह देखने में उन छोटी पीली गेंदों जितना सुंदर नहीं था जो उसके पीछे चल रही थीं। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा पड़ोसी किनारे पर उनका इंतजार कर रहा था और उन्हें बत्तख के बाड़े में ले जाना चाहता था। नहीं, ये निश्चित रूप से एक युवा टकी नहीं है, उसने माँ से विश्वासपूर्वक कहा, क्योंकि यद्यपि ये दुबला पतला है और इसका कोई रंग नहीं है, फिर भी इसमें कुछ खास बात है, और यह अपना सिर अच्छी तरह से ऊपर रखता है। तुम्हारी यह बात बहुत अच्छी है, माँ ने उत्तर दिया, जिसे अब तक उसकी सुंदरता पर कुछ गुप्त संदेह हो रहे थे। बेशक, जब तुम इसे अकेले देखते हो तो ये ठीक लगता है, हालांकि यह किसी तरह दूसरों से अलग है। लेकिन कोई यह उम्मीद नहीं कर सकता कि उसके सभी बच्चे सुंदर हों। इस समय तक वे प्रांगण के मध्य में पहुंच चुके थे, जहां एक बहुत बूढ़ी बत्तख बैठी थी, जिसे वहां उपस्थित सभी पक्षी बहुत सम्मान दे रहे थे। तुम्हें उसके सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए, माँ ने अपने बच्चों से फुसफुसाते हुए कहा, बूढ़ी औरत की ओर सिर हिलाते हुए, और अपने पैरों को अच्छी तरह से फैलाकर रखना चाहिए, जैसा कि तुम मुझे करते हुए देखते हो। कोई भी अच्छी नस्ल का बत्तख का बच्चा अपने पैरों की उंगलियां नहीं मोड़ता। ये समान माता पिता की निशानी है। नन्ही बत्तखों ने अपने छोटे मोटे शरीरों से अपनी माँ की हरकतों की नकल करने की बहुत कोशिश की, और बूढ़ी औरत उनसे बहुत खुश हुई, लेकिन बाकी बत्तखें असंतुष्ट होकर देख रही थीं और एक दूसरे से कह रही थीं, ओह, हे भगवान, यहाँ तो और भी बहुत सारे हैं। यार्ड पहले से ही भरा हुआ है, और क्या तुमने कभी उस बड़े लंबे जीव से ज्यादा बदसूरत कुछ देखा है? वो किसी भी बच्चे के लिए अपमान है। मैं जाकर उसे बाहर निकाल दूंगी। इतना कहते हुए उसने अपने पंख ऊपर उठाए और दौड़कर उस बड़े बत्तख के बच्चे की गर्दन पर काट लिया। बत्तख के बच्चे ने जोर से च्वाक की आवाज निकाली। ये पहली बार था जब उसे दर्द महसूस हुआ था, और यह आवाज सुनकर उसकी माँ जल्दी से मुड़ी। उसे अकेला छोड़ दो, उसने उग्रता से कहा, नहीं तो मैं उसके पिता को बुला लूंगी। वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, अजनबी ने उत्तर दिया। नहीं, लेकिन वो इतना बदसूरत और अजीब है कि कोई भी उसके साथ नहीं रह सकता। और हालांकि बत्तख का बच्चा शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाया, लेकिन उसे लगा कि उसे दोषी ठहराया जा रहा है, और तब और भी असहज हो गया जब पक्षीशाला पर राज करने वाली बूढ़ी स्पेनिश बत्तख ने आकर कहा, ये वाकई बहुत दुख की बात है कि वो इन खूबसूरत प्यारे बच्चों से इतना अलग है। काश उसे फिर से पैदा किया जा सकता। बेचारे बच्चे ने अपना सिर झुका लिया और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस ओर देखे, लेकिन जब उसकी माँ ने उत्तर दिया तो उसे तसल्ली मिली। वह भले ही दूसरों जितना सुंदर न हो, लेकिन वह बेहतर तैरता है और बहुत मजबूत है। मुझे यकीन है कि वो दुनिया में किसी भी अन्य की तरह ही अपना स्थान बनाएगा। ठीक है, तुम्हें यहाँ बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा होगा। बूढ़ा बत्तख टहलता हुआ चला गया। और ऐसा ही हुआ। बत्तख के बच्चे को छोड़कर सभी ने उस पर झपट्टा मारा जब उन्हें लगा कि उसकी माँ नहीं देख रही है। यहाँ तक कि टकी मुर्गा, जो इतना बड़ा था, कभी भी उसका मजाक उड़ाए बिना उसके पास से नहीं गुजरता था, और उसके भाई बहन, जो तब तक कोई अंतर नहीं देखते जब तक कि उनके दिमाग में यह बात न डाल दी जाए, जल्दी बाकी लोगों की तरह असभ्य और निर्दयी हो गए। आखिरकार वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और एक दिन उसे लगा कि उसकी माँ भी उसके खिलाफ हो गई है। इसलिए उस रात, जब बत्तखें और मुर्गियाँ अभी भी सो रही थीं, वो एक खुले दरवाजे से चुपके से भाग गया और बरडॉक के पत्तों की आड़ में नहर के किनारे रेंगता हुआ आगे बढ़ा, जब तक कि वो एक विस्तृत घास के मैदान में नहीं पहुंच गया,
जो नर्म दलदली जगहों से भरा था जहां नरकेट उगे हुए थे। यहाँ वह लेट गया, लेकिन वह बहुत थका हुआ था और सो नहीं पाया, और सूरज की पहली झलक के साथ ही नरकेट सरसराने लगे और उसने देखा कि वह जंगली बत्तखों की एक बस्ती में जा पहुंचा है। लेकिन चूंकि वह फिर से भाग नहीं सकता था, इसलिए वह खड़ा हो गया और विनम्रता से झुक गया। जंगली बत्तखों ने उसे अच्छी तरह देखने के बाद कहा, तुम बदसूरत हो, लेकिन फिर भी ये हमारा कोई मामला नहीं है, जब तक कि तुम हमारी बेटियों में से किसी से शादी नहीं करना चाहते, और हमें इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए। और बत्तख के बच्चे ने उत्तर दिया कि उसका किसी से शादी करने का कोई विचार नहीं है, और वह अपनी लंबी यात्रा के बाद अकेले रहना चाहता है। इसलिए पूरे 2 दिन तक वह चुपचाप सरकंडों के बीच लेटा रहा, जितना खाना मिल सकता था खाता रहा और दलदली तालाब का पानी पीता रहा, जब तक कि वह खुद को फिर से पूरी तरह से ताकतवर महसूस नहीं करने लगा। वह चाहता था कि वह हमेशा के लिए वहीं रहे जहां वह था। वह बहुत सहज और खुश था, हर किसी से दूर, कोई भी उसे काटने वाला या उसे यह बताने वाला नहीं था कि वह कितना बदसूरत है। वह ये विचार सोच ही रहा था कि तभी 2 युवा हंसों की नज़र उस पर पड़ी, जो शाम को सरकंडों के बीच खेल कूदकर अपना भोजन ढूंढ रहे थे। हम इस दलदल से ऊब चुके हैं, उन्होंने कहा, और कल हम एक और दलदल की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं, जहां झीलें बड़ी हैं और चारा भी बेहतर है। क्या आप हमारे साथ चलेंगे? क्या यह इससे भी बढ़िया है? बत्तख ने संदेह से पूछा, और उसके मुंह से शब्द निकले ही थे कि पिफ पा, और दोनों नए लोग उसके बगल में मृत पड़े थे। बंदूक की आवाज सुनकर झाड़ियों में मौजूद जंगली बत्तखें हवा में उड़ गईं और कुछ मिनट तक गोलीबारी जारी रही। सौभाग्य से बत्तख का बच्चा उड़ नहीं सकता था, और वह पानी में इधर उधर भटकता रहा जब तक कि वह एक खोखले में उगे कुछ ऊंचे फन के बीच छिप नहीं गया। लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसे 4 पैरों वाला एक विशाल प्राणी मिला, जिसे बाद में उसने एक कुत्ते के रूप में पहचाना, जो खड़ा था और अपने मुंह से एक लंबी लाल जीभ लटकाए हुए उसे देख रहा था। बत्तख का बच्चा डर के मारे ठंडा पड़ गया और अपने छोटे पंखों के नीचे अपना सिर छिपाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने उसे सूंघकर आगे बढ़ा दिया और वह अपने आश्रय स्थल तक पहुंचने में सक्षम हो गया। मैं इतना बदसूरत हूं कि एक कुत्ता भी मुझे खा नहीं सकता, उसने खुद से कहा। अच्छा, ये तो बड़ी दया है। और वह नर्म घास में तब तक सिमटा रहा जब तक कि दूर से गोलियों की आवाज बंद नहीं हो गई। जब काफी देर तक सब कुछ शांत रहा और उसे देखने के लिए केवल तारे ही बचे रहे, तो वह चुपचाप बाहर आया और अपने चारों ओर देखने लगा। उसने सोचा कि वह फिर कभी तालाब के पास नहीं जाएगा, कभी नहीं, और ये देखकर कि दलदली भूमि उस दिशा में बहुत दूर तक फैली हुई थी जहां से वह आया था, वह बहादुरी से आगे बढ़ता रहा जब तक कि वह एक छोटी सी झोपड़ी के पास नहीं पहुंच गया, जो इतनी टूटी हुई लग रही थी कि पत्थर कई घंटों तक टिक नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि दरवाज़ा भी सिर्फ एक कब्जे पर टिका हुआ था और कमरे में एकमात्र रोशनी एक छोटी सी आग से आ रही थी। बत्तख का बच्चा सावधानी से अंदर आया और टूटे हुए दरवाजे के पास एक कुर्सी के नीचे लेट गया, जहाँ से वह ज़रूरत पड़ने पर बाहर निकल सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे देखा या उसकी गंध नहीं ली, इसलिए उसने बाकी रात शांति से बिताई। अब झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत, उसकी बिल्ली और एक मुर्गी रहती थी, और वास्तव में वे ही घर की मालकिन थीं, न कि वह। बूढ़ी औरत, जो अपना सारा दिन सूत काटने में बिताती थी, जिसे वह निकटतम शहर में बेचती थी, बिल्ली और मुर्गी दोनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी और कभी भी किसी भी तरह से उनका विरोध नहीं करती थी, इसलिए यह उनकी कृपा थी, न कि उसकी, जिसे बत्तख को प्राप्त करना था। अगली सुबह जब उजाला हुआ तो उन्हें अपने मेहमान का पता चला, जो उनके सामने कांपता हुआ खड़ा था और उसकी नज़र दरवाजे पर थी और वह किसी भी पल भागने के लिए तैयार था। हालांकि वे बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहे थे और जैसे जैसे वे उसके पास पहुंचते गए बत्तख का बच्चा कम डरता गया। मुर्गी ने पूछा, क्या तुम अंडे दे सकती हो? और बत्तख के बच्चे ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, नहीं, मैं नहीं जानती कि कैसे। इस पर मुर्गी ने अपनी पीठ फेर ली और बिल्ली आगे आ गई। उसने कहा, क्या तुम गुस्से में अपने फर को हिला सकते हो या खुश होने पर गुर्राहट कर सकते हो?
और फिर बत्तख के बच्चे को ये स्वीकार करना पड़ा कि वह तैरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, जो किसी को भी ज्यादा उपयोगी नहीं लगा। इसलिए बिल्ली और मुर्गी सीधे बूढ़ी औरत के पास गईं, जो अभी भी बिस्तर पर थी। ऐसा बेकार जीव यहाँ शरण लिए हुए है, उन्होंने कहा। ये खुद को बत्तख का बच्चा कहता है, लेकिन यह न तो अंडे दे सकता है और न ही गुर्राहट कर सकता है। हम इसके साथ क्या बेहतर कर सकते थे? इसे अपने पास रखो, पक्का। बूढ़ी औरत ने तेजी से जवाब दिया। ये सब बकवास है कि यह अंडे नहीं दे रहा है। वैसे भी हम इसे कुछ समय के लिए यहीं रहने देंगे और देखेंगे कि क्या होता है। इस प्रकार बत्तख का बच्चा 3 सप्ताह तक वहीं रहा और बिल्ली और मुर्गी के भोजन को साझा करता रहा, लेकिन अंडे के मामले में कुछ भी नहीं हुआ। फिर सूरज निकला और हवा नर्म हो गई और बत्तख का बच्चा झोपड़ी में रहने से थक गया और पूरी ताकत से तैरना चाहता था। और एक सुबह वह इतना बेचैन हो गया कि उसके दोस्तों ने भी इस पर ध्यान दिया। मुर्गी ने पूछा, क्या बात है? और बत्तख के बच्चे ने उसे बता दिया, मैं फिर से पानी के लिए तरस रहा हूँ। आप सोच भी नहीं सकते कि अपना सिर पानी में डालना और सीधे नीचे गोता लगाना कितना स्वादिष्ट होता है। मुर्गी ने संदेह से कहा, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका आनंद लेना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि बिल्ली को भी ये पसंद आएगा। और जब बिल्ली से पूछा गया तो उसने माना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे उसे इतनी नफरत हो। बत्तख ने दोहराया, मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे पानी तक जाना होगा। और बिल्ली और मुर्गी, जो आहत और अपमानित महसूस कर रही थी, ने संक्षेप में उत्तर दिया, तो ठीक है, जाओ। बत्तख का बच्चा उन्हें अलविदा कहना चाहता था और उनकी दयालुता के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता था, क्योंकि वह स्वभाव से विनम्र था, लेकिन उन दोनों ने उससे मुंह मोड़ लिया था, इसलिए वह दुखी महसूस करते हुए जर्जर दरवाजे से बाहर चला गया। लेकिन खुद के बावजूद जब वह एक बार फिर हवा और पानी में था, तो वह खुशी से झूम उठा और उसे मिलने वाले जीवों की असभ्य निगाहों की कोई परवाह नहीं थी। कुछ समय तक वह काफी खुश और संतुष्ट रहा, लेकिन जल्द ही सर्दी आ गई और बर्फ गिरने लगी और सब कुछ बहुत गीला और असहज हो गया। और बत्तख के बच्चे को जल्द ही पता चल गया कि पानी में रहना एक बात है और जमीन पर भीगना बिल्कुल अलग बात है। एक दिन सूरज ढल रहा था, एक बड़े लाल रंग के गोले की तरह, और नदी बत्तख के बच्चे की बड़ी हैरानी के लिए कठोर और फिसलन भरी होती जा रही थी, जब उसने पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ सुनी और हवा में ऊपर हंसों का झुंड उड़ रहा था। वे रात में गिरी बर्फ की तरह सफ़ेद थे और उनकी लंबी गर्दनें पीली चोंच के साथ दक्षिण की ओर फैली हुई थीं, क्योंकि वे जा रहे थे उन्हें ठीक से पता नहीं था कि कहाँ, लेकिन एक ऐसी भूमि पर जहाँ सारा दिन सूरज चमकता रहता है। ओह, काश वह उनके साथ जा पाता, लेकिन यह संभव नहीं था, जाहिर है। और इसके अलावा उसके जैसा बदसूरत प्राणी उन खूबसूरत प्राणियों के लिए किस तरह का साथी हो सकता है। इसलिए वह उदास होकर एक आश्रय वाले तालाब में चला गया और सबसे नीचे तक गोता लगाया और सोचने की कोशिश की कि यह सबसे बड़ी खुशी है जिसका वह सपना देख सकता है। लेकिन फिर भी वह जानता था कि यह नहीं था। और हर सुबह ठंड बढ़ती जा रही थी और बत्तख के बच्चे को खुद को गर्म रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। वास्तव में ये कहना अधिक सही होगा कि वह कभी भी गर्म नहीं हुआ, और अंत में एक कड़वी रात के बाद उसके पैर इतने धीमे चले कि बर्फ धीरे धीरे उसके करीब आती गई, और जब सुबह की रोशनी हुई तो वह फंस गया, जैसे किसी जाल में फंसा हो, और जल्द ही उसकी चेतना चली गई। कुछ घंटे और बीते और बेचारे बत्तख के बच्चे की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सौभाग्य से एक आदमी अपने काम पर जाने के लिए नदी पार कर रहा था, और एक पल में उसने देखा कि क्या हुआ था। उसने मोटे लकड़ी के जूते पहने हुए थे और वह गया और बर्फ पर इतनी जोर से ठोकर मारी कि वह टूट गई, और फिर उसने बत्तख के बच्चे को उठाया और उसे अपने भेड़ के चमड़े के कोट के नीचे रख दिया, जहां उसकी जमी हुई हड्डियां थोड़ी पिघलने लगीं। अपने काम पर जाने के बजाय वह आदमी वापस मुड़ा और चिड़िया को अपने बच्चों के पास ले गया, जिन्होंने उसे खाने के लिए गर्म गंदगी दी और उसे आग के पास एक डिब्बे में रख दिया। और जब वे स्कूल से वापस आए तो वह बूढ़ी औरत की झोपड़ी छोड़ने के बाद से बहुत अधिक आरामदायक महसूस कर रहा था।
वे दयालु छोटे बच्चे थे और उसके साथ खेलना चाहते थे, लेकिन अफसोस, बेचारे ने अपने जीवन में कभी नहीं खेला था और सोचा कि वे उसे चिढ़ाना चाहते हैं, और सीधे दूध के बर्तन में और फिर मक्खन के बर्तन में और वहां से भोजन के बर्तन में और अंत में शोर और भ्रम से भयभीत होकर सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया और घर के पीछे झाड़ियों के बीच बर्फ में छिप गया। वह बाद में कभी नहीं बता पाया कि उसने बाकी सर्दी कैसे बिताई। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो बहुत दुखी था और उसे कभी भी खाने को नहीं मिलता था। लेकिन धीरे धीरे हालात बेहतर होते गए। धरती नर्म हो गई, सूरज गर्म हो गया, पक्षी चहचहाने लगे और घास में फूल फिर से दिखने लगे। जब वह खड़ा हुआ तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ जो उसने पहले किया था जब वह किसान की झोपड़ी से भागने के बाद नरकटों के बीच सो गया था। उसका शरीर बड़ा लग रहा था और उसके पंख मजबूत। पहाड़ी के किनारे से कोई गुलाबी चीज उसे देख रही थी। उसने सोचा कि वह उसकी ओर उड़कर जाएगा और देखेगा कि वह क्या है। ओह, हवा में उड़ना कितना शानदार लगता है, पहले एक तरफ और फिर दूसरी तरफ। उसने कभी नहीं सोचा था कि उड़ान ऐसी भी हो सकती है। बत्तख का बच्चा जब गुलाबी बादल के पास पहुंचा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने पाया कि यह सेब के फूलों से बना है जो एक झोपड़ी के बगल में उग रहे थे, जिसका बगीचा नहर के किनारे तक फैला हुआ था। वह धीरे धीरे जमीन पर गिरा और कुछ मिनटों के लिए सिरिंगा के घने जंगल के नीचे रुका, और जब वह अपने चारों ओर देख रहा था तो वही खूबसूरत पक्षियों का झुंड धीरे धीरे उसके पास से गुजरा जिन्हें उसने कई महीने पहले देखा था। मंत्रमुग्ध होकर उसने उन्हें एक एक करके नहर में कदम रखते हुए देखा और चुपचाप पानी पर तैरते हुए देखा, जैसे कि वे उनका हिस्सा हों। मैं उनका पीछा करूंगा, बत्तख ने खुद से कहा। भले ही मैं बदसूरत हूँ, लेकिन मैं उनके द्वारा मारा जाना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि मैं ठंड और भूख से पीड़ित रहूं, और बत्तखों और पक्षियों से भी जिन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया था। और तेजी से पानी में उतरकर वह जितनी तेजी से तैर सकता था उनके पीछे गया। उसे उन तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि वे एक हरे तालाब में आराम करने के लिए रुके थे, जिसके किनारे एक पेड़ की शाखाएं पानी को बहा रही थीं। और जैसे ही उन्होंने उसे आते देखा, कुछ युवा पक्षी स्वागत की आवाजें लगाते हुए उसके पास तैरकर आए, जिसे फिर से बत्तख का बच्चा मुश्किल से समझ पाया। वो उनके पास खुश होकर फिर भी कांपता हुआ पहुंचा और एक बड़े पक्षी की ओर मुड़ा जो अब तक पेड़ की छाया छोड़ चुका था। उसने कहा, अगर मुझे मरना ही है तो मैं चाहूंगा कि तुम मुझे मार दो। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों पैदा किया गया, क्योंकि मैं इतना बदसूरत हूं कि जिंदा नहीं रह सकता। और बोलते हुए उसने अपना सिर झुकाया और पानी में नीचे देखा। शांत तालाब में उसे कई सफेद आकृतियां दिखाई दी, जिनकी गर्दनें लंबी और चोंचें सुनहरी थीं, और बिना सोचे समझे उसने उस धूसर शरीर और अजीब पतली गर्दन की तलाश की। लेकिन वहां ऐसी कोई चीज नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने नीचे एक सुंदर सफेद हंस देखा। नया हंस सबसे अच्छा है। जब बच्चे सोने से पहले हंसों को बिस्किट और केक खिलाने के लिए नीचे आए तो उन्होंने कहा, उसके पंख बाकी हंसों से ज्यादा सफेद हैं और उसकी चोंच बाकी हंसों से ज्यादा सुनहरी है। और जब उसने ये सुना तो बत्तख के बच्चे ने सोचा कि उसने जो भी उत्पीड़न और अकेलापन सहा है वो उसके लिए सार्थक था, क्योंकि अन्यथा वह कभी नहीं जान पाता कि वास्तव में खुश रहना क्या होता है।